ओके, लास्ट वाले वीडियोस में हमने काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये वाला टॉपिक है पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि किस टाइप का एमसीक्यू आएगा, कि कहाँ क्या यूज होता है, इसी टाइप का, सिंपल। अदरवाइज ये टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप बन जाओगे सीएस या फिर आप कोई भी तरीके के बिजनेस एनवायरनमेंट में जाओ, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान करना है कि आप जो भी लिखो वो विथ करेक्ट पंक्चुएशन साइन लिखो। अब जब हम पंक्चुएशन की बात करते हैं, हमको पता तो 3-4 है, लेकिन हम यूज वही करते हैं, कॉमा और फुल स्टॉप, है ना। तो वो ध्यान रखना है कि इससे आगे बढ़ना है, कि कॉमा और फुल स्टॉप से आगे बढ़े। पर एमसीक्यू कैसे बन सकता है कि स्पेस कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ स्पेस नहीं होगा, तो वैसे पॉइंटर्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑलरेडी तुम्हें पता है कि स्पेस कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होगा, चलो बताओ। एक तो हाँ, वर्ड कंप्लीट होने के बाद में एक स्पेस होता है, और यस, बिटवीन सेंटेंसेस, बिटवीन वर्ड्स, फिर पैराग्राफ की ब्रेकेज करते हो तब यू इंसर्ट अ 1 लाइन स्पेस। देन कहाँ कहाँ, यस, इसको पीरियड नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं रखोगे कि फुल स्टॉप ही है। कीप इन माइंड दैट वी आर डीलिंग विद बोथ अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश, सो ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि कॉमा को और क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप को और क्या बोलते हैं, राइट। कमिंग ऑन, कहाँ कहाँ यूज होता है, अगेन यूज टू पोलाइटली एंड रिक्वेस्ट। जैसे यहां पे क्या है, रिक्वेस्ट, वुड यू लाइक टू काइंडली फिक्स एन अपॉइंटमेंट, तो यानी फुल स्टॉप वहां लगाना है। स्पेस तो बहुत ही कम है, पैराग्राफ के बीच में, वर्ड्स के बीच में, यू कैन सी दैट बेयर मिनिमम। ठीक है, देन पीरियड, अगेन जो बुक का कंटेंट है उसी टाइप से कंटेंट अपन ने लिया है, लेकिन उसको बस शॉर्टन कर दिया है। तो ये पॉइंट्स अगर आप हाईलाइट कर लोगे उसमें अपने बुक में, तो ऑटोमेटिकली रिविजन में हेल्पफुल हो जाएगा। पीरियड, जो फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज होता है, अगेन वी डिवाइड डेट एंड टाइम एंड डे, टाइम तो नहीं बट डेट को डिवाइड करने में, मंथ ईयर एंड डेट। हाँ, अब ये ध्यान रखना है, कभी कभी ये जो है कंफ्यूजन हो जाता है, ये बुक में नहीं लिखा है लेकिन ये ध्यान रखना है कि अमेरिकन कंट्रीज में डेट, टाइम और ईयर लिखने का तरीका अलग होता है। तो ध्यान रखो कि कभी भी ऐसा क्लाइंट से डील करने का मौका मिले तो ईदर यूज AUG अगस्त शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर लो, नहीं तो कंफर्म करो, क्योंकि जनरली अगर ये वाली जो डेट है, अब ये आप कैसे भी पढ़ सकते हो, अक्टूबर 11 या फिर 10th of November, yes, so it can create a blunder, क्योंकि आपके और उनमें कम्युनिकेशन डिफरेंस आ सकता है। तो यूजुअली ट्राई करो कि कभी भी फर्स्ट टाइम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप फॉर्मेट जो है अकॉर्डिंग टू या तो अल्फाबेटिकल फॉर्म रखो या फिर उनसे मिलता जुलता हो। ठीक है, खैर ये पीरियड की बात थी। पीरियड में अगेन कभी भी हम यूनिट्स को सेपरेट कर रहे हैं, जैसे कि 10 रुपी पैसा, यू यूज पीरियड, राइट, यूज्ड बिफोर। अब इसमें टेक्निकल टर्म्स थोड़ी सी पढ़ लोगे तो अपने आप ही हो जाएगा, कि जैसे मान लो आ गया वेयर डू वी यूज फुल स्टॉप, एंड देन दे गेव यू 3 और 4 पॉइंट्स, उसमें से आपको चूज करना है कहाँ यूज करते हैं। तो दीज टेक्निकल टर्म्स व्हेन वी यूज, जैसे कि पोलाइटली एंड रिक्वेस्ट, देन फुल स्टॉप मे बी ओमिटेड आफ्टर इनिशियल्स। अब ये कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है वो भी इन्होंने लिख दिया है, तो ये ध्यान रखना है। जब एमसीक्यू आएगा तो आपका एमसीक्यू में अगर नॉट लिखा हो तो उसको पहले हाईलाइट करो, फिर पढ़ो कहाँ कहाँ आएगा। ठीक है, ऑलरेडी आती हैं चीजें, बस इसको एक बार अपन रिवाइज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला एमसीक्यू अपने इजीएस्ट टॉपिक होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ ओमिट होता है, लेटर्स में जब हम देखते हैं एनवेलप्स पे, क्या उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं, जोधपुर का कोई, बस वैसी चीज ध्यान रखना है। डेट्स या नेम्स लगा रहे हैं तभी भी नहीं लगाते हैं। कोई न्यूज़पेपर अगर पब्लिश हो गया तो टाइटल में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगा होता, वरना हमने क्या सीखा था कि सेंटेंस के एंड में आता है। तो आपको कैसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि कैसा सेंटेंस एंड होता है पर फिर भी वहां पे नहीं आता है, तो टाइटल्स और ऐसे सारी चीजों में नहीं आता, हेडलाइंस में भी नहीं आता। एक्रोनिम प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल वर्ड। अब एक्रोनिम क्या होता है, कोई भी वर्ड्स को जॉइन फर्स्ट लेटर्स लेके उनका एक नया शब्द बना दिया। जैसे मैंने जब कंजंक्शंस पढ़ाए थे तो मैंने क्या लिखा था, फैन बॉयज, याद आया, F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, Y फॉर येट, S फॉर सो।
फुल स्टॉप जरूरत नहीं होती है, पंक्चुएशन यूज होता है जनरली, वो लोग कोलन यूज करते हैं। कोलन का मतलब होता है आप कुछ और डिस्क्राइब करने वाले हो, तो कोलन वो लोग यूज करते हैं बाकायदा, ठीक है। तो बहुत रेयर यूज होता है लेकिन यूज होता है, ठीक है। फुल स्टॉप तो नहीं ही होता है, ठीक है। देन कमिंग टू एक्रोनिम प्रोनाउंस्ड एज सिंगल वर्ड का क्या मतलब है, जैसे एड्स, एड्स को अपन एक ही शब्द पढ़ते हैं, तो जिन जिन एक्रोनिम्स को एक ही शब्द पढ़ रहे हैं उनमें एक वर्ड के बाद फुल स्टॉप, दूसरे वर्ड के बाद फुल स्टॉप ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, कहां कहां नहीं, जहां पे सिंगल वर्ड बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं एब्रीवेशंस ऑफ सीरीज, जैसे कि WTO, अब इसको मैं WT और O ऐसे पढ़ रही हूँ, ठीक है। ऊपर वाले में पूरा नाम दे दिया था एड्स, तो ये ध्यान रखो दोनों में डिफरेंस, लेकिन दोनों में ही फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं। फिर GST एग्जाम्पल जो दिया हुआ है एब्रीवेशन में, यहाँ ये, हाँ नहीं एक ही बात है, GST भी एक्रोनिम है ना, क्योंकि GST का फुल फॉर्म क्या है, गुड सर्विस टैक्स, सो इट्स एन एक्रोनिम। एक्रोनिम और एब्रीवेशन में फर्क है, एक्रोनिम है फर्स्ट लेटर लेके एक नया शब्द बनाना, और एब्रीवेशन होता है किसी बड़े वर्ड का शॉर्ट फॉर्म कर देना, उस तरह से, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, इन वर्ड शॉर्टनिंग्स विथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर प्रेजेंट। अब जो मिस्टर है वो कैसे बना है, जब आप मिस्टर लिखते हो तो M से शुरू होता है और R से खत्म होता है, इसलिए उसको शॉर्ट करने के लिए अपन ने M और R उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया। तो जब ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं उस टाइम में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन अगर मान लो इनिशियल्स हैं जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, तो इनमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है। देन बोल रहे हैं एब्रीवेशंस कौन से, अगर मेजरमेंट के हो तो किलोग्राम, किलोग्राम के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, ठीक है। देन नो फुल स्टॉप इज नीडेड इन अ सेंटेंस दैट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, बेसिक चीज है। तो कभी कभी जब MCQ आएगा तो आपको ऐसे बेसिक आइडिया वाले, जैसे कि जो लास्ट वाला है वो डाल दिया और बीच में थोड़ा सा एड्स और इन सब का कॉम्प्लिकेटेड चीजें डाल दी, तो ये ध्यान रखो, इस टाइप से MCQ बन सकता है। मेजरली अगर MCQ कोई आया हुआ है तो वो डेफिनेशन पे भी आया हुआ है कि कहाँ ये इसका क्या यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, या कौन सा पंक्चुएशन जो है ऐसी सिचुएशन में यूज होगा, ठीक है। देन है कॉमा। कॉमा जनरली आप लोग सिर्फ 2 क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए लगाते हो, लेकिन कॉमा बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, जैसे कि लिस्ट के कोई आइटम सेपरेट कर रहे हो आप, है ना। फिर क्या है, कहीं भी क्वेश्चन टैग्स आ रहा है, देखो ये टर्म्स जो है हमें पता है, लेकिन ये हमें MCQ के टाइम शायद ना याद रहे, तो इसलिए ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग्स क्या है। क्वेश्चन टैग्स क्या है, जैसे कि यू आर ड्रिंकिंग बॉटल ऑफ वाटर, यू आर ड्रिंकिंग वाटर आंट यू, सो ये ध्यान रखना है आंट यू। तो जो जो पीछे जो बोल रहे हैं कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये जो चीजें ऐड करते हैं हम उनको बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग्स जो है उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। याद रहेगा एग्जाम में, अब तो पानी से जोड़ दिया मैंने फिर है जब हम शब्द को रिपीट नहीं करना चाहते और ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि हम इस वर्ड को हम हटा रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, रोमियो लव्ड जूलियट, मजनू लैला, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे किसी का कोई आइडिया नहीं है तो मैं नाम चेंज नहीं कर सकती, तो हम पुराने वाले ले लेते हैं, रोमियो लव्ड जूलियट, लव्ड इज रिप्लेस्ड बाय कॉमा, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है, जो जिसके बारे में पता हो ना उसका नाम जोड़ लो ताकि याद रह जाए एग्जाम के टाइम में। देन कम्स एनक्लोजिंग थॉट्स, और बिल्कुल अभी मस्ती ज्यादा हो गई, ठीक है एनक्लोजिंग एडिशनल थॉट्स एंड क्वालिफिकेशन, जैसे कि अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोलना चाहते हैं लेकिन उनके साथ में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा डालनी है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, माय सन अजित, या फिर मुझे बोलना हो दीपक सर कंपनी सेक्रेटरी कॉमा, एंड देन इज गोइंग टू बी आर न्यू जज फॉर द डे, इस तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, whenever you want to give an additional information, दोनों साइड कॉमा है, एक साइड नहीं है, ठीक है, दोनों साइड कॉमा से उसको सेपरेट करते हैं। फिर है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, कभी भी डायलॉग आप ऐड कर रहे हो, किसी ने जो बोला है वो एज इट इज लिख रहे हो, वो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, उसको अगर अपन सेपरेट करते हैं तो वहां यूज हो जाता है, ठीक है। देन हाईलाइटिंग कंपेरेटिव और कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स,
अब सी ये वाला इसको स्टार कर लो, याद रहे ना रहे, कि पूछ लिया आपको कि कभी भी हमें हाईलाइट करना हो कंपैरेटिव और कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट तो हम कौन सा पंक्चुएशन साइन लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, कॉमा। कॉमा से हम सेपरेट कर रहे हैं दो क्लॉजेस को, जैसे कि he repeated that he did not steal, the more he repeated that he did not steal, the less the police believed him. So दोनों ही contrasting statements या फिर आप बोल सकते हो comparative statements हैं, उनको separate करने के लिए हमने कॉमा लगाया है, ठीक है। Then separating adjectives, numbers, titles, honors, ये हमें ऑलरेडी पता है, he smart, intelligent, amazing student, ठीक है। कौन है वो तुम सोच लो और नहीं हो तो बन जाओ, खुद का नाम नहीं आ रहा है तो फिर उसको बन जाओ, ठीक है। देन हाइफन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा मेजर चीज मैंने नोटिस किया कि कभी कोई हाइफन यूज करता ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि जहां जहां हाइफन लिखा हुआ है वहां यूज करना है और कहाँ कहाँ आता है। जैसे गेट टुगेदर में तुम लोग हाइफन यूज करते हो, लेकिन होता है। गेट टुगेदर में हाइफन क्यों होता है, क्योंकि कभी भी हम लोग एक वर्ड से खत्म कर रहे हैं और दूसरा वर्ड अगर उसी लेटर से शुरू हो रहा है तो उसकी एम्बिग्विटी या उसमें कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइफन लगाते हैं। उसी तरह से सेल्फ फाइनेंसिंग, एफ, ठीक है। और अब वापस से शुरू से, देयर आर नो कंप्लीट रूल्स कहाँ है, तो जैसे एज एंड व्हेन यू प्रैक्टिस उतना आपको आता रहेगा कि कहाँ कहाँ हाइफन लगाना है, ठीक है। देन हाइफन इज यूज्ड कहाँ पे, सबसे पहले तो कुछ प्रीफिक्सेस में यूज होता है। एक हाइफन से बहुत ही ज्यादा चेंज भी आ सकता है, जैसे कि मैंने बोला रिफॉर्म, REFORM, रिफॉर्म, इसका क्या मतलब हुआ, कोई चेंज आ रहा है, रिफॉर्म आ रहा है उसकी चीज में, लेकिन मैंने लिखा हाइफन फॉर्म, उसका क्या मतलब हुआ, वापस कोई फॉर्म हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि हाइफन जो है मीनिंग कंप्लीटली चेंज भी कर सकता है। जैसे कि इन्होंने बोला है हाफ ट्रूथ, एक्स पार्टनर, ठीक है, एक्स इज प्रीफिक्स, पार्टनर के साथ डाल दिया, इट बिकेम एक्स पार्टनर, बट देन यू हैव टू यूज हाइफन विद इट। सेमी गवर्नमेंट, अगेन व्हेन वी वांट टू, देखो कभी भी ऐसा होता है ना कि दो शब्द के अलग अलग मीनिंग है लेकिन उनको हम लोग चाहते हैं कि वो एक साथ आके नया वर्ड फॉर्म करे। जैसे कि सेमी का मतलब है हाफ, अब सेमी क्या, हाफ पार्शियल इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का, तो वो हो गया सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट बॉडीज पता है क्या कौन कौन सी होती है, देखना आज कौन कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कभी भी हमें पता हो कि नेक्स्ट वर्ड जो है कैपिटल से यूज होगा, जैसे कि अमेरिकन ए बड़ा कैपिटल है, अन अमेरिकन, तो इस सिचुएशन में हम लोग हाइफन लगा देंगे, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। फिर है कभी भी रिपीट हो रहा हो प्रीफिक्स, जैसे कि सब कमिटी के भी सब कमिटी, इन दैट केस वी आर यूजिंग हाइफन। When a noun and a verb are combined, ये देखो काफी सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, नाउन वर्ब का कॉम्बिनेशन है, प्रीफिक्स और वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दो तरह के सिमिलर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखो नाउन और वर्ब, हैंड ऑपरेटेड, क्यों, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो हाथ से ऑपरेटेड है या चल रहा है, इन दैट केस वी हैव यूज्ड हाइफन, ठीक है। वरना ये हैंड हो जाता सिर्फ और ऑपरेटेड हो जाता तो ये दो अलग अलग शब्द हो जाते, उनका कोई साथ में मीनिंग नहीं आएगा। रीडर को बताना है कि हम जो है इन दोनों को साथ में बोलना चाहते हैं। फिर है कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं ज्वाइन जब हम करते हैं नाउन के साथ में तभी भी, जैसे कि ब्लू पेंसिल। अब आप, मुझे नहीं लगता कि जब आप लिखते हो आई हैव अ ब्लू पेंसिल आप हाइफन यूज करते हो, तो अब से ध्यान रखना है। अब ये मत बोला पेंसिल ही नहीं यूज करते, के जमाने हो गए, ब्लू पेंसिल नहीं यूज करते, ब्लू पेन यूज कर रहे हैं। देन कम्स ओपन एयर, अगेन ओपन एयर मर्सिडीज या जो भी है, आती है क्या, आई डोंट नो, ओपन एयर आती है, ठीक है। अब दूसरा वर्ड देखो जहां पे दो एडजेक्टिव्स को कंबाइन कर रहे हैं, दो चीजें हैं, पहले नाउन और एडजेक्टिव को, नाउन और वर्ब को कर रहे थे, यहाँ पे दो एडजेक्टिव को कर रहे हैं। क्या दो एडजेक्टिव है, ओल्ड और फैशन। अब अगर मैं बोलती ही इज ओल्ड फैशन्ड, तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई हाँ मारना नहीं है, पर हाँ ध्यान रखना है
ऐसे में अगर हाइफन नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा अगले को कि आप ओल्ड और फैशन को दोनों को साथ में बोल रहे हो कि भाई फैशन जो है उसकी वो ओल्ड फैशन है। देन ये भी देख लो, कंपाउंड वर्ड्स एंड एक्सप्रेस, जो एंड का रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि बिटर एंड स्वीट, ओके, दैट वेज। हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड बॉटल्स वी बाय, तो हॉट एंड कोल्ड को एंड हटाना हो तो वी यूज हाइफन, ओके। हाइफन के और भी रूल्स हैं, क्या है, जब भी हम नंबर्स को एक साथ लिखते हैं, जैसे कि 55 अल्फाबेटिकल फॉर्म में, तो 50 और 5 में हाइफन था, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस जो है ये गायब होती जा रही है। अभी भी पुरानी जो लैंग्वेजेस है उनमें है, जैसे फ्रेंच में अभी भी ये चल रहा है हाइफन लगाना, लेकिन वी हैव ओमिटेड इन आवर प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज। क्या 50 के बीच में हाइफन आता है क्योंकि हमने अब ये यूज करना धीरे धीरे बंद कर दिया है, लेकिन आता था। जब अगर बचपन वाली नोटबुक्स देखोगे ना तो उसमें सिखाया हुआ था, तब उसमें हाइफन लगाते थे, ठीक है। फिर अब ऐसा जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमें पता हो, जैसे कि क्या है, दिल्ली जयपुर हाईवे, तो अब इनमें दिल्ली जो है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और जयपुर एंड हो गया, तो ये हो गया हाइफन लगा दिया, ठीक है। हाइफन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट इन योर डे टू डे लाइफ, ताकि आप जो है बेटर इन पंक्चुएशन, जितना अच्छा पंक्चुएशन यूज करोगे उतना रीडर को एम्बिग्विटी नहीं होगी, वो परेशान नहीं होगा कि तुम क्या बोलना चाहते हो, दे विल नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से, वरना ओल्ड और फैशन वाला हो जाएगा सिस्टम और किसी न किसी को मार ही पड़ जाएगी। फिर आगे चलते हैं, टू अवॉइड कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी, ये जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ एम्बिग्विटी, यानी कि किसी को डाउट हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इन दैट केस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, हमने डिस्कस भी किया था लास्ट में कहीं तो भी, एन इंडियन हिस्ट्री टीचर। फर्स्ट वाला क्या है, हाँ पहला वाला है भारतीय हिस्ट्री की टीचर, दूसरा वाला क्या है, भारतीय हिस्ट्री की टीचर, हाँ ऐसी टीचर जो भारतीय है और हिस्ट्री पढ़ाती है। तो ऐसे में जहां पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो वहां हम लोग हाइफन यूज करते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कौन से दो शब्दों को ज्वाइन करना है। फिर जो मैंने रिफॉर्म वाला एग्जाम्पल दिया था, ये रहा रिक्रिएशन रेक्रिएशन, रेक्रिएशन यानी मजे करने वाली एक्टिविटीज, रिक्रिएशन यानी फिर से आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। यहां तक हो गया अपना हाइफन, क्या क्या कवर हो गए, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन। अब हो गया सेमी कोलन, अगेन ऐसा साइन जो है तो सही लेकिन हमारे नोटबुक तक पहुंचता नहीं है, लेकिन अब हमें नोटबुक तक पहुंचाना है, क्योंकि आप लोग एक बहुत अच्छी चीज करते हो, जब भी हमें कुछ करना है तो एंड 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 करके हम लोग पूरी गाथा लिख देते हैं। तो अब आपको एंड करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा पंक्चुएशन साइन यूज कर सकते हो, सेमीकोलन, जब भी आप कोई कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट ले रहे हो या कोई भी दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका एक एंड अवॉइड हो जाएगा जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। अगेन इन्होंने क्या बोला है, जैसे कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस याद आया क्या था, ऐसे दो क्लॉजेस जो अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हो, जैसे कि आई एम गोइंग टू जयपुर एंड ही इज गोइंग टू मद्रास, ओके जोधपुर चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है जोधपुर में बैठ के जोधपुर तो जाऊंगी नहीं ना मैं ओके। सो यस, अगेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जहां पे एक इंफॉर्मेशन दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इन दैट केसेस वी यूज सेमीकोलन, जैसे कि टू err इज ह्यूमन, टू forgive इज divine, that means to make any kind of error, that is a human tendency, but to forgive is what we have to do, and that is a godly thing, that is the expected thing for us to do. Then they join words and group of words, जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, those present included these. When you want to say something कि इतने सारा लिस्ट बताना है तो या तो हम कोलन यूज करते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि एक सेंटेंस है और हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम कोलन यूज करेंगे, ठीक है। दोज प्रेजेंट इंक्लूडेड, नाम बताओ, दोज प्रेजेंट इंक्लूडेड, नहीं भाई तुम्हारा बताओ,
मुझे क्या करना मिस्टर एंड मिसेस से, जो क्लास में इंक्लूडेड है वो आज जो जो आए उनका नाम लिखेंगे ना, ताकि याद रहे तुम्हें एग्जाम में। हाँ, गगन एंड इतना इतना टाइम लग रहा है खुद का नाम बोलने में, तो फिर एग्जाम पेपर कैसे टिक 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 करोगे, है ना? तो फिर बस फिर एग्जाम में टिक भी यही करेगा। चलो फिर दोज प्रेजेंट included these people. Now what they are saying, they create pauses before certain adverbs. Adverbs क्या होते हैं? जो verb के बारे में, verb को या फिर adjective को modify करे, जैसे कि you are sitting right in front of me. In front of me is preposition right. Right क्या हो गया? Adverb. ठीक है, उसी तरह से ये बोल रहे हैं he worked very hard, however he did not succeed. अब इस केस में क्या हो रहा है? वेरी हार्ड, वेरी हार्ड को हमने कैसे किया है? विथ सेमीकोलन वी हैव क्रिएटेड अ पॉज। ठीक है, नाउ सेमीकोलन्स ऑल्सो एम्फसाइज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यानी आप दो ऑपोजिंग स्टेटमेंट्स को साथ में लिख रहे हो। इट इज अ सुपर्ब कार, हाउएवर, इट इज अ सुपर्ब फोन, however I would have to sell my kidney to buy it. Then coming to the next one, colon. Again एक और ऐसा साइन जो हम सिर्फ फोटो में देखते हैं, लेकिन अब हमें यूज करना है। कर देते हो? ये ऐसा वाला साइन डिवाइड कहाँ? पता नहीं, इतना तो अपने बिजनेस में कम्युनिकेशन में है नहीं। दिस तो यार हर जगह यूज होता है। तो हमने बनाया हुआ है तो तुम बताओगे ना, तुम्हारा पंक्चुएशन साइन है तो तुम मुझे बताना क्लास के बाद तुमने कौन सा पंक्चुएशन साइन बनाया है। ठीक है, अभी कोलन पे चलते हैं। सी, इसमें क्या याद रहता है, ध्यान रखना है, एक्सप्लेनेशन देना। हमें लिस्ट तो ऑलरेडी पता है, व्हाट डिड आई बाय टुडे, वेजीज, मे बी फ्रूट्स, जो भी आप डालना चाहते हो वो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कोई भी वर्ड का आप दे रहे हो, डेफिनेशन डिफाइन करना है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? दे डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, दे मस्ट बी टायर्ड। हमारा अगर नॉर्मल सेंटेंस बना रहे होते तो हम इसको बिकॉज यूज कर लेते, बिकॉज दे वर टायर्ड। तो जरूरी नहीं है कि आप बार बार कंजंक्शन यूज करो, आप सेमीकोलन से भी उसको ब्रेक करके लिख सकते हो। ठीक है, जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि कोई भी चीज आपने क्यों नहीं की है, फर्स्ट स्टेटमेंट है जो आपने किया है, उसका जो रिजल्ट आपने क्यों नहीं किया है, रीजन बता रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो यू कैन सेपरेट बाय कोलन। देन introducing examples, this you already know. Today they face another threat. What is the example for it? Starvation, भुखमरी, right? Then introduces quotations, हमें already पता है, direct sentences जो हम डालते हैं, कभी कभी direct speech, जैसे कि उसने क्या बोला, संजय कोलन whatever he told। ठीक है, फिर और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वर्ड क्या है, फंक्शन। इससे एमसीक्यू हो सकता है कि ये फंक्शंस में कहाँ कौन सा पंक्चुएशन साइन यूज होता है, या फिर इनमें से कौन कौन से फंक्शन है कोलन के। सिंपल है बहुत, अगर प्रैक्टिकली समझ आया हुआ है तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इजीली आपके स्कोर हो सकता है यहाँ पे मार्क्स। क्या है? डायरेक्टिंग अटेंशन फॉरवर्ड। फंक्शन क्यों सीख रहे हैं? अगर मैं पंक्चुएशन साइन नहीं लगाऊं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट क्रिएट होता है रीडिंग में। क्या इफेक्ट क्रिएट होता है? जैसे यहाँ इन्होंने बोला है द कॉन्फ्रेंस हॉल हैज एवरीथिंग। आपके दिमाग में आप ऑटोमेटिकली पॉज हो गए जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे। क्या क्या है? फर्नीचर, माइक्स एक्सेट्रा। तो ये एक लिस्ट आ रही है, तो ये आपकी अटेंशन आगे लेकर जा रही है। आपको पता लग रहा है कि अब मुझे जो है ध्यान देना है। जो जैसे मैं बोलूं द इन्वेंटरी हैज कोलन, जैसे ही मैंने कोलन वहां पे देखा मुझे पता लग गया कि आगे जो है आइटम्स पे मुझे ध्यान देना है कि ये आइटम्स हैं। तो आपका जो अटेंशन है वो फॉरवर्ड ले जाने में हेल्प करता है। फिर है प्रेजेंटिंग कंक्लूजन। प्रेजेंटिंग कंक्लूजन क्या है? कोई भी चीज आपने बोला है, आप क्या एंड स्टेटमेंट देना चाहते हो। जैसे कि आपको रिपोर्ट बनाने के लिए बोल दिया बिजनेस में, अब आप ध्यान रखो उस टाइम आप कंक्लूजन स्टेटमेंट में कोलन यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्या, मिस्टर राजन रियलाइज्ड, या फिर इन द एंड
वी वर एबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ, और जो भी आप बताना चाहते हो कि इस साल प्रॉफिट क्यों हुआ, क्या हुआ, जो भी है, दैट यू कैन इंक्लूड। ठीक है, फिर है क्वेश्चंस। क्वेश्चन में जैसे क्या, द इशू वाज, जैसे आपने पूछा था ना टाइटल में लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो टाइटल में कोलन यूज होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, द इशू वाज विल इन्वेस्टमेंट बी अ मिस्टेक, तो यू विल फाइंड दैट मेनी अ टाइम्स दे यूज कोलन और हाइफन्स। देन अगेन कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट के लिए हम सारे यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखो अब। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट के लिए क्या क्या यूज हो रहा है, कोलन भी यूज हो रहा था, ऊपर सेमी कोलन भी यूज हो रहा था, और कॉमा भी। तो ये तीनों साइंस जो है इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं कभी भी आप कोई कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट साथ में ला रहे हो तो। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूटिंग कंजंक्शंस, मैंने बोला ना एंड बिकॉज बार बार आप यूज करते हो। नहीं, sometimes it substitutes or sometimes it brings a gap. So here you can ignore and. Another Monday it is pouring. You can skip and. Okay. Then following headlines in correspondence, like you can see here, bibliography में हम लोग यूज करते हैं जब आप रेफरेंस लिखते हो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, we can use colons. यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, अब आ गया अपॉस्ट्रोफी, ये इंपॉर्टेंट है, अपॉस्ट्रोफी है। देयर आर वेरी फ्यू, नाउ वील कंटिन्यू अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी अगर देखोगे तो क्या है, ऑलरेडी पता है हमें किसकी कौन सी चीज है, पोजेशन बताता है, उसकी मम्मी या उसकी फ्रेंड, दैट वेज। ओके, देन अगेन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स यानी कि कोर्ट इज कोर्ट्स ऑर्डर, इट इज कोर्ट्स ऑर्डर, इसका क्या मतलब है, कोर्ट का ऑर्डर। अब ये जो मेन चीज है ये है। ठीक है, जो हम 6 o'clock बोलते हैं उसमें भी हम लोग अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। क्या होता है वो, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में। 6 o'clock, ओ के बाद जो अपॉस्ट्रोफी आता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अभी तक में मुझे पता है कि कभी तुमने पढ़ा ही नहीं होगा ये। वो होता है, काफी सारे वर्ड्स को रिप्लेस करने में हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया है। ये पुरानी इंग्लिश में पहले यूज होता था, जैसे कि शेक्सपियर की बुक्स पढ़ोगे तो वो ओवर को लिख रहा है इस तरह से, या, और ये प्रैक्टिस अभी इंग्लिश में जो लास्ट वर्ड यूज आता है, हाँ एक वर्ड हटा के 6 o'clock में हटा है एफ, 6 o'clock, तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देन अपॉस्ट्रोफी में अगेन हमें पता है कि कहाँ नहीं लगाना है वो ध्यान रखना है। प्लूरल नाउन में हम लोग एंड में लगाते हैं, जैसे कि गर्ल्स बुक्स, गर्ल्स की बुक्स, तो उसमें हम लोग एंड में लगाते हैं। पर जैसे पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि वंस, देयर्स, इनमें हम लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते। तो जहां जहां डू नॉट है वहां वहां आप हाईलाइट करोगे, यू कैन रीड द डॉक्यूमेंट एज वेल। देन कमिंग टू हियर, कौन कौन से अभी तक यूज करते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड क्या है, मैक का मतलब होता है सन ऑफ, इसको भले हाईलाइट भी कर सकते हो आप, सन ऑफ डोनाल्ड, तो इट बिकेम दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब इस पे ध्यान दो, ये कॉमन एरर है जो हम हमेशा करते हैं, ITS वर्सेस IT अपॉस्ट्रोफी S। अपॉस्ट्रोफी S है इट इज और वो है इट्स, जैसे कि आई हैव अ फोन, इट्स प्राइस इज सो एंड सो, तो उसमें इट इज प्राइस नहीं है, उसमें ITS है। हाँ, तो इट्स जो क्या है वो क्या बता रहा है, वो क्या है बताओ, क्या है, इसकी। हाँ, तो दैट इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फोन। इट इज एक्सपेंसिव इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 words, तो इट्स। यस, समटाइम्स इट हैज को भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। कोटेशन मार्क्स आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर डिटेल्ड, यू ऑलरेडी नो कि कोटेशन मार्क्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। कुछ भी चीज कोट करनी हो, कोई डायरेक्ट स्पीच बताना हो, तो उस चीज में हम लोग कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। जैसे कि कभी कभी पंक्चुएशन में आपको बताना, ही सेड डोंट कम बट ही डिडंट रियली मीन इट, सरकाज़म था, तो ऐसे में भी हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहे हो कि उसने ये बोला, सो व्हेनेवर यू वांट टू एम्फसाइज ऑन समथिंग यू यूज कोटेशन मार्क्स।
पहले सिंगल और डबल का रूल होता था, अब इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो आप सिंगल एंड डबल, ठीक है। कहीं पे दो, अब जैसे यहाँ पे देखो दोनों यूज हुए हुए हैं, यहाँ पे डबल से स्टार्ट हुआ है पर बीच में हमें कुछ और कोट करना है तो हमने सिंगल से सेपरेट कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों को सेपरेट कैसे किया जा सकता है। ब्रैकेट्स इज द लास्ट, ब्रैकेट्स जो है वो लास्ट है। ब्रैकेट्स में दो तरह के नाम दिए हुए हैं, वो याद रखने हैं, क्रिसेंट और स्क्वायर। क्रिसेंट क्या होता है, जो इस तरह से बना हुआ है, और स्क्वायर ब्रैकेट यू ऑलरेडी नो, सारे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। दूसरे नाम क्या है, ब्रेस ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट। इनमें नाम याद रख लेने हैं, बाकी आपको ऑलरेडी पता है कि ब्रैकेट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। वी यूज देम टू सेपरेट, आपको कोई अलग इंफॉर्मेशन देनी हो, अगर विद इन ब्रैकेट्स यूज करना हो तो आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो दूसरे को। रेफरेंस देना हो, ट्रांसलेशन देना हो, एब्रीवेशंस, वी यूज brackets, and that's it for the punctuation. Happy learning.